हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज। आप सभी का सिराज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि बार बार सभी वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आइए देरी न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पहला सवाल, पानी का पृष्ठ तनाव। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो आइए देखिए, सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है। देखिए, पृष्ठ तनाव जो होता है वो सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। सपोज करिए ये कोई लिक्विड है, लिक्विड का ये क्या है, सरफेस। अब इस सरफेस पर कई प्रकार के क्या होंगे, मालिक्यूल्स होंगे। अब ये जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं ये सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो अट्रैक्ट करेंगे इसी को क्या बोला जाता है, सहसंजन बल। सहसंजन बल का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब देखिए सरफेस टेंशन होता क्या है, T इज इक्वल टू F/L, राइट। अब क्या होता है कि सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। खींचने की कोशिश करते हैं मतलब वो सरफेस जो होता है उसको सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, टेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब T इज इक्वल टू F/L, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट लेंथ है उस पर एक फोर्स काम करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसी को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन। क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन, राइट। तो आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और इसके सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहसंजन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब होता क्या है कि अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। अब देखिए अपमार्जक होता क्या है, अपमार्जक होता है डिटर्जेंट। क्या होता है, डिटर्जेंट। अगर आप वाटर में, लिक्विड में डिटर्जेंट मिला देते हो तो जो इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट उसमें क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब डिटर्जेंट जो अपमार्जक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनको आपस में मिलने से रोकेगा, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, तो अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको, ओके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं उस नेत्र में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए दृष्टि दोष ये होती है आँख की समस्या। जब इंसान को देखने में समस्या होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। अब ये मेनली टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। अब देखिए जब आपको निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या होगा, दूर की वस्तुएं क्या होगी, नहीं दिखाई देंगी। और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो आपको क्या होगा, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि नाम है उसके जस्ट अपोजिट इसका मतलब होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, और अगर दूर दृष्टि दोष की समस्या है तो आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, राइट। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है। अगर नज़दीक में कोई वस्तु है और उसको साफ नहीं देख पा रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दूर दृष्टि दोष की। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। अब आइए समझते हैं
अगर दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक तो दूरदृष्टि दोष हो गया और दूसरा निकट। दूरदृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको बोला जाता है मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया। आइए, अब होता क्या है कि अगर दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम है, जब दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? उत्तल। और जब आपको निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव। राइट। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल। राइट। अब देखिए समस्या कहाँ आती है हमें। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं आपको। अगर दूरदृष्टि दोष है तो आपको पता है कि उत्तल लेंस यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल। तो इसको समझते कैसे हैं? देखिए, उत्तल को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। आइए जुगाड़ बताते हैं कैसे आप इसको दिमाग में रखेंगे। उत्तल क्या होता है? कॉन्वेक्स। और अवतल क्या होता है? कॉनकेव। इतनी बात समझ आई आपको? अब देखिए, कॉन्वेक्स में लास्ट में क्या आ रहा है? यक्स। और कॉनकेव में लास्ट में क्या आ रहा है? ई। अब देखिए, कॉन्वेक्स में जो एक्स है वो लास्ट में आ रहा है, तो जब अल्फ़ाबेटिक आर्डर में देखेंगे ए टू जेड तो एक्स क्या हो जाएगा? काफ़ी दूर आएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको दूरदृष्टि दोष होगा तो आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल। शेष दूसरा जो होता है वो होता है कॉनकेव। लास्ट में क्या होता है? ई। अब देखिए, ई का मतलब क्या हुआ? अल्फ़ाबेटिक आर्डर में ए से ई तो क्या होगा? नज़दीक होगा। जब नज़दीक होगा तो सीधी सी बताइए क्या करेगा? निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो कॉनकेव क्या बोला जाता है? अवतल। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको दूरदृष्टि दोष है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे जिसको उत्तल बोला जाता है, और जब आपको निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो उसमें कॉनकेव का यूज़ करेंगे जो कि अवतल होता है। इतनी बात समझ आई आपको? अब देखिए और क्या है। दूरदृष्टि दोष हो गया, समझ गए आपके। निकट दृष्टि दोष। अब होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये स्पेशली प्रॉब्लम होती है जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, तो उसमें इंसान को न तो निकट दिखाई देता है और ना ही दूर दिखाई देता है। और ये है आपका वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब आपको कलर को पहचानने में समस्या हो सकती है, वही क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए? तो ये बात समझ आई आपको कि अगर निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहे हो तो सीधी सी बात है उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अब देखिए, बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस होता कैसे है? देखिए, ये है उत्तल लेंस। राइट। ये क्या है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को पहचानते कैसे हैं? व्यवहारिक रूप में ये क्या होता है? बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला। अब होता क्या है उत्तल लेंस में? उसकी फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। राइट। और ये होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है ये? प्रकाशिक केंद्र, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो देखिए, ये है आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेज जाएंगी ये सब क्या होंगी? अपवर्तन के बाद फोकस से हो जाती हैं। यही क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस। अब देखिए, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल। उत्तल का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। राइट। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ट होता है, अभिसारी होता है। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है? अभिसारी। राइट। तो पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है कि ये क्या हुआ? वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस।
तो इसके इधर की जितनी भी डिस्टेंस होती है सब क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इतनी बात समझ आई आपको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस, जो कि अवतल व्यू होता है। देखिए ये होता है आपका अवतल लेंस। अब इसको व्यवहारिक रूप में पहचानते कैसे हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो अभी आपने ये देखा कि जो उत्तल लेंस है, कौन सा, उत्तल लेंस, ये क्या है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला है। देखिए ये बीच में क्या है, मोटा है और किनारों पर पतला। लेकिन अवतल में क्या है, ये आपका क्या है, बीच में पतला दिख रहा है और किनारों पर मोटा दिख रहा है। ये तो आप व्यवहारिक तरीके से इसको पहचान पाएंगे, राइट। अब देखिए जो आपका अवतल लेंस होता है, कौन सा, अवतल, कॉनकेव जिसे बोला जाता है, ये होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है, डाइवर्जिंग। उत्तल लेंस क्या था, कन्वर्जिंग था, अभिसारी था। बट जो अवतल लेंस है ये आपका डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी, राइट। अब देखिए इसमें होता क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली जितनी भी रेज होती हैं, राइट, ये सब जैसे ही टकराती हैं अपवर्तन के बाद ये क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, इधर। तो अब देखिए, तो इधर होगा तो जो फोकस दूरी क्या होगी, अवतल लेंस की, निगेटिव। समझ आया कि नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस का काम करेगा, ये एक्स एक्सिस का, और इसके इधर की जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब क्या हो जाएंगी, निगेटिव। तो जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, निगेटिव। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, और उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग, अभिसारी और अपसारी। बात समझ आई। तो सवाल क्या था आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अभी आपको मैंने दिखाया, पॉजिटिव होगी, राइट। ओके, और अवतल लेंस की क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या होता है, कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो उनको जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध हैं, राइट। तो इनको जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य का मतलब होता है आर इक्विवेलेंट। तो देखिए आर इक्विवेलेंट जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो क्या होता है, R1 + R2 + R3। इसी तरीके से आगे भी जोड़ते चले जाइए। तो देखिए ये क्या है, श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध कितने हैं, 1 ओम का है, फिर 2 ओम का है, फिर 3 ओम का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। बात समझ में आई? ये तो श्रेणी क्रम की बात हुई। ऑप्शन में देख लीजिए 6 ओम दिख रहा है। अगर यहीं पर आपको बोल देता कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर समांतर क्रम में होगा तो बस छोटी सी बात है जो आपको ध्यान देनी है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, राइट। अब देखिए इसमें R1, R2 और R3 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कब, जब प्रतिरोध किसमें हो, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है R1 + R2 + R3, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप क्या पता करते हो। अब देखिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है। आपने अमीटर का नाम तो सुना होगा। अमीटर को क्या बोला जाता है, एम्पियर मीटर। क्या बोला जाता है, एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर से आप क्या मापते हैं, धारा। क्या मापते हैं, धारा, राइट। तो अमीटर गैल्वेनोमीटर लगभग सेम फंक्शन पे काम करता है। तो सीधी सी बात है कि अगर अमीटर से हम धारा माप रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर से भी क्या मापेंगे, धारा, राइट। तो पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप क्या पता लगाते हैं, प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, धारा। प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ओम मीटर का, राइट। अब देखिए थोड़ा सा अंतर होता है अमीटर और गैल्वेनोमीटर में, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए
गैल्वेनोमीटर जो होता है और अमीटर दोनों धारा मेजरमेंट का काम करते हैं। अमीटर जो होता है वो धारा के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी है वो आपको मैग्नीट्यूड को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताता है, डायरेक्शन, कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम की धारा तो बह रही है परिपथ में, बट उसके साथ साथ वो किस डायरेक्शन में बह रही है ये भी हमारा गैल्वेनोमीटर बताता है। राइट, जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है गैल्वेनोमीटर में, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या होता है, डायरेक्शन। राइट, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, आपने काफ़ी नाम सुना होगा POP का। POP जो होता है वो छत की सीलिंग में यूज किया जाता है। आप अक्सर घर में काम होते हुए देखा होगा कि जो छत की सीलिंग होती है कि बोलते हैं उसमें पुट्टी करवाना है, POP करवाना है। तो ये POP होता क्या है और किसके आंशिक निर्जलीकरण से इसको बनाया जाता है। देखिए, जो POP होता है वो होता है जिप्सम। किसे होता है, जिप्सम। जिप्सम जो होता है ये एक नेचुरल होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है ये, नेचुरल प्रोडक्ट। अब देखिए होता क्या है इसमें, जिप्सम होता क्या है, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। राइट, जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता क्या है प्रोडक्ट, CaSO4 हाफ H2O। मतलब ये तो आपको नेचुरल फॉर्म में मिल जाएगा क्या, जिप्सम। जिप्सम जो है ये नेचुरल फॉर्म में मिल जाएगा, बट जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का। इतनी बात समझ आई आपको। तो वही पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसकी निर्जलीकरण से बनाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। राइट, तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है कि टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है वो किस ताप पर पिघलता है, मेल्ट होता है। राइट, तो टंगस्टन का जो साइन होता है वो क्या होता है, W। और आपको पता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 74। अब देखिए टंगस्टन होता क्या है, टंगस्टन काफ़ी हार्ड होता है और इसके जो पुर्जे बनाए जाते हैं, जितने भी इसके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी पिघलते नहीं। जैसे कि आप लोग घरों में देखते होंगे कि बल्ब वगैरह लगे होंगे, तो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो भी किसके होते हैं, टंगस्टन के ही होते हैं। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो वो आपको होता है लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आई कि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, या फिर ऐसे पुर्जे जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है सहने की। राइट, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है। देखिए 1 किलोवाट घंटा, राइट, 1 किलोवाट घंटा मतलब होता है 1000 वाट। अब आप लोग घरों में क्या करते हैं, मीटर तो लगा ही होगा आपके घर में, तो आप लोग देखते होंगे कि जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में। किस में आता है, यूनिट में। अब एक यूनिट होता क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। 1000 वाट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो 1 आवर में, तो जो बिजली का बिल आएगा वो कितना आएगा, 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है, किसका मात्रक है, यूनिट का। वाट पता है आपको किसका मात्रक है, ये सामर्थ्य का। तो वही पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है, तो यूनिट का। क्योंकि यूनिट जो होती है वो क्या होता है, वाट में मेजरमेंट। क्योंकि आपका घर का जो बिजली का बिल आता है वो वाट में आता है, जैसे ही 1000 वाट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 1 यूनिट। बात समझे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है
कि क्रांतिक कोण क्या होता है और उसके लिए अपवर्तन कोण कितना होता है क्रांतिक कोण के लिए। देखिए, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई प्लेन है ए बी, राइट। अब ये कोई ए बी प्लेन है। अब ए बी प्लेन पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। आने के बाद क्या हुआ, इस बिंदु पर प्लेन पर टकरा रही है। अब देखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक एक्सिस होती है जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, राइट। तो अब देखिए, ये हो गया आपका अभिलंब और ये हो गए आने वाली प्रकाश की किरण। तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और ये हुआ अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये क्या हुआ, अभिलंब, और ये आपतित किरण। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। अब जो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो मान लीजिए पहला माध्यम जो है वो आपका डेंस माध्यम है। डेंस का मतलब क्या है, सघन। और दूसरा माध्यम क्या है, विरल। विरल का मतलब क्या होता है, रेयर। तो अब देखिए, आपको तो दिख रहा है ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, डेंस मीडियम से, और ये आपका क्या है, अविलंब। तो जब प्रकाश की किरण डेंस से रेयर में जाती है तो क्या करती है, जाना तो सीधा चाहिए, बट वो सीधा ना जाकर के क्या करती है, अविलंब से दूर भागने की कोशिश करती है। तो ये देखिए, ये आपका अविलंब है और ये क्या है, अपवर्तित किरण। तो देखिए, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन कोण, राइट। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। तो पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसका अपवर्तन कोण कितना होता है। तो क्रांतिक कोण जो होता है वो एक प्रकार का अपतन कोण होता है। तो वह आपतन कोण होता है जिसके लिए जो अपवर्तन कोण होता है इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए, प्रकाश की किरण आई और 90 डिग्री पर क्या वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी उसी टाइम जो आपतन कोण होगा ना वही क्या हो जाएगा, क्रांति कोण। क्रांति कोण को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो बोल रहा है कि अपवर्तन कोण का मान कितना होगा क्रांति कोण के लिए, अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये कंडीशन तब की जब डेंस से रेयर में जा रही है, राइट। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके देखना, राइट। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसको आप कितना बड़ा करके देख सकते हो, राइट। ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका फाइनल इमेज है। तो आप जो इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हो ना, तो ये क्या होता है, आवर्धन क्षमता की वजह से ही होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपकी इमेज हुई। तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो वस्तु है उसके रेफरेंस में इमेज कितनी गुना बड़ी दिख रही है वही क्या बताता है, आवर्धन, है ना। आवर्धन क्या बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, वस्तु के कंपेरिजन में कितने गुना बड़ी है। इतनी बात समझ आई आपको। तो पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, राइट। तो आइए देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, इमेज को रिप्रेजेंट करता है किसके सापेक्ष, ऑब्जेक्ट के। तो देखिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, 1+d/f, राइट। अब देखिए, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो आपको ये भी बात पता है कि 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, देखिए, पहला तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो कि सवाल में दिया हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में तो हम लेंस का यूज करते हैं। और कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, राइट। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में क्या होता है, उत्तल लेंस। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम लेंस का यूज न करके किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का।
तो वही पूछ रहा है कि आपसे सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इमेज कितने गुना बड़ी दिखेगी। तो 1+d/f, थोड़ा सा आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे d क्या है और f क्या है। d जो है वो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होती है। एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी किसकी, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी। एफ क्या है, सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होगा, इस फार्मूले को देख करके, कि अगर f की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सीधी सी बात है आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी। और f की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपसे पूछा था, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, 1+d/f। डी क्या है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, और एफ क्या है, सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त जो लेंस है उसकी फोकस दूरी। और डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए, है ना। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका है कि यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R तो स्नेल का नियम क्या है। देखिए आइए समझते हैं स्नेल का नियम क्या है। सपोज करिए ये AB प्लेन है, अभी मैंने आपको समझाया कि आपतित किरण है, ये अविलंब है, और ये क्या है, जाना तो सीधा चाहिए बट ये करता है अपवर्तित होता है। तो ये कोण आपतन कोण होता है और ये कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण, राइट। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि स्नेल का नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको आपतन कोण अपवर्तन कोण समझ में आया कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है अपवर्तन कोण होता है। ये कंडीशन तब की थी जब अभी मैंने आपको समझाया कि डेंस टू रेयर जा रही है, ठीक है, सघन से विरल में जा रही है। अगर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे माध्यम पहला वाला रेयर हो जाता है, दूसरा डेंस हो जाता तो क्या होता है, जब रेयर से डेंस में जाएगी तो ये अविलंब से दूर न भाग करके अविलंब के नज़दीक आने की कोशिश करेगी। कौन, अपवर्तित किरण, राइट। तो पूछ रहा है कि स्नेल का नियम क्या है। तो ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण हुआ, राइट। तो ये देखते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण, और साइन आर, आर क्या है, अपवर्तन कोण। आपको तो ये समझ में आया होगा कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। तो आप बोलेंगे क्या, ये कांस्टेंट जो होता है इसी को बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। तो ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, और ये है अपवर्तन कोण आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो एक होता है कांस्टेंट, राइट। तो कोई पूछता है कि आपका स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इसी को क्या बोलता है, अप स्नेल का नियम, राइट। और म्यू क्या है आपका, अपवर्तनांक, राइट। अब देखिए सवाल क्या था आपका, सवाल था कि यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल का नियम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर दिख रहा है किसी में, साइन आई बाई साइन आर, पहले में तो दोनों इक्वल दिखा रखा है, दूसरे में नहीं होगा, मतलब तीसरा देखिए साइन आई बाई साइन आर दिख रहा है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक गोली लेंस, एक गोली लेंस है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेंस को काट करके एक अवतल दर्पण बनाया गया है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, किसकी, दर्पण की। सपोज करिए कोई गोली लेंस है, अब इस लेंस को काट करके क्या बनाया गया, दर्पण। तो देखिए जो दर्पण होता है
वो एक साइड पे क्या होता है, पालिश। जब पालिश होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, एक पार से दूसरे पार देखा ना जा सके। और जो लेंस होता है वो दोनों साइड्स पे क्या होता है, नॉन पॉलिश, मतलब कोई पॉलिश नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी। राइट। तो लेंस जो होता है वो आपका पारदर्शी होता है, और जो दर्पण होता है वो होता है अपारदर्शी। तो बोल क्या रहा है सवाल आपका, का ये रहा है कि गोली लेंस की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये कोई गोली लेंस है और इसकी त्रिज्या कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर। राइट। ओके। तो इस लेंस को काट करके अवतल दर्पण बना गया। अब देखिए इसी लेंस को काटा गया है। राइट। अब काट करके क्या बनाया है, अवतल दर्पण। तो इस गोली लेंस की त्रिज्या जो होगी वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो दर्पण की त्रिज्या होगी वो भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण है वो किससे काटा गया है, इसी गोली लेंस से काटा गया है। तो जो गोली लेंस की त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या होगी। ये बात समझ में आई आपको कि यार कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता है फोकस दूरी क्या होती है, F=R/2। इसका मतलब क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, ये है आपकी रेडियस। तो फोकस दूरी क्या होगी, जस्ट हाफ होगी। अगर मान लीजिए रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी क्या होगा, इसके जस्ट हाफ पर आएगी। तो आइए देखते हैं एफ कितना हो जाएगा, R/2। तो आर कितना है, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ आई आपको। ओके। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। F=R/2। आर कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखिए अगला सवाल, स्पेक्ट्रम में किस रंग का कर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए ये कोई प्रिज्म है, आपने तो पढ़ा भी होगा। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 7 पार्ट में हो जाती है ना। तो अब देखिए ये प्रकाश की किरण है, गई प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 पार्ट में डिवाइड हो गई। राइट। कितने, 7। तो नीचे से जो कलर होता है वो होता है VIVGYOR। तो सबसे नीचे जो होता है वो V होता है और सबसे ऊपर R होता है। तो V जो होता है वो वायलेट होता है, मतलब बैगनी होता है। क्या होता है, वायलेट बैगनी। फिर होता है इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे टॉप पे होता है रेड। तो पूछ रहा है आपसे सवाल में कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अब देखिए ये प्रकाश किरण गई और जाने के बाद, टकराने के बाद ये आपस में क्या हुआ, झुक गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो झुकाव है किसका है, वायलेट बैगनी का है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बैगनी। और सबसे कम झुकाव किसका है, रेड का। बात समझ में आई। ओके। अब देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है ना। तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है। अब देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। जो सोना होता है, सब लोग परिचित होंगे सोना क्या होता है ना, कोई बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अब उसकी जो प्योरिटी होती है, शुद्धता सोने की, सबको चाहत होती है कि हमें शुद्ध सोना मिले। अब मिलता किसको है, आइए देखते हैं। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध सोना होता है, ये तो शायद सबको पता रहता है कि जो 24 कैरेट होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए 1 कैरेट जो होता है वो कितने ग्राम होता है लगभग, 1 कैरेट जो होता है वो होता है 0.2 ग्राम। कितना होता है, 0.2 ग्राम। और आपको पता है कि 24 कैरेट का सोना सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना होता है। तो आप ये बताइए कि 24 कैरेट सोना कितने ग्राम का हो जाएगा, 24 × 0.2 मतलब कितना हो जाएगा, 4.8 ग्राम। इतनी बात समझ में आई आपको कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो कितना होता है, 4.8 ग्राम का। अब आइए देखते हैं थोड़ा सोने की शुद्धता। अब देखिए अगर 24 कैरेट का सोना है, कितना है, 24 कैरेट का सोना है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है तो उसमें जो गोल्ड की मात्रा होगी वो 99.9% होगी। कितनी होगी? 99.9%। यही होता है सोने का शुद्ध रूप। अब देखिए, अब 24 कैरेट से मैंने बोल दिया कि 23 कैरेट का हो गया। कितना वो? 23 कैरेट का सोना हो गया। तो उसमें जो 100 ग्राम गोल्ड होगा, अब उसमें कितने ग्राम गोल्ड पाया जाएगा? तो अब देखिए, 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो होता है 99.9% शुद्ध। तो जब 23 कैरेट का होता है तो वो हो जाता है 95.8%। कितना होगा? 95.8। अब देखिए, 99.9% था 24 कैरेट में, और 95.8 जो हो गया वो 23 कैरेट में। जो डिफरेंस आया कितना हुआ? लगभग 9 - 8 कितना हुआ? 1। और ये हो जाएगा 4, मतलब 4.1% का डिफरेंस आया। तो अब देखिए, अगर 22 कैरेट का सोना लेते हैं, 22 कैरेट का सोना लेते हैं तो वो कितना रिप्रेजेंट करेगा 100 ग्राम में? माइनस कर दीजिए, 95.8 माइनस 4.1 कितना हो जाएगा? तो 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। और 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। 91.7 के आसपास है ना। तो इसी तरीके से आप सोनों की शुद्धता निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम गोल्ड जो है उसमें कितने परसेंटेज गोल्ड होगा, राइट। अब देखिए, जो 18 कैरेट का सोना होता है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि जो 18 कैरेट गोल्ड होता है वो कितने परसेंट शुद्ध सोना होता है। तो 100 ग्राम में क्या होता है? 18 और 6 24। जो 24 कैरेट होता है उसमें 99.9 अप्रॉक्स 100 के आसपास होता है। तो कितना हुआ? 6 कैरेट। और 1 कैरेट में जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है? 4.1, है ना। 4.19 यही सब आता है लगभग। तो 6 × 4.19 ये लगभग हो जाएगा 25 के अप्रॉक्स। कितना हो जाएगा? 25 के आसपास। तो जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें जो शुद्धता होती है सोने की वो कितनी होती है? 75%। तो सवाल क्या था आपका, ये देखते हैं। सवाल था कि सबसे शुद्ध सोना क्या होता है ना, राइट। बोल रहा है कि जो शुद्धता होती है सोने की वो कैरेट में मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? अभी आपको बताया 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना होता है कितना परसेंट? 99.9%, राइट। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अब देखिए, अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर होता क्या है? सेमी कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये दोनों क्या हैं? अर्धचालक हैं, सेमी कंडक्टर हैं, जो कि इसमें सुचालकता और कुचालकता दोनों का गुण पाया जाता है। पारा जो है ये आपका अर्धचालक नहीं है। तो पारा क्या हो जाएगा? Hg। ये क्या हो जाएगा? अर्धचालक नहीं होगा। समझ है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है? जिसमें सुचालकता और कुचालकता दोनों का गुण पाया जाता है। अब अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अब देखिए, मनुष्य की खोपड़ी है। अब देखिए, मनुष्य की खोपड़ी तो आप देखे ही होंगे अच्छे से। अब देखिए, मनुष्य की खोपड़ी है, ये खोपड़ी का ऊपर वाला पार्ट होता है, पोर्शन होता है, और ये फेस वाला होता है ना, जो भी है। तो टोटल कितनी अस्थियां होती हैं खोपड़ी में? देखिए, टोटल होती हैं 22। इसमें से जो खोपड़ी वाला पोर्शन होता है जिसको कपाल बोला जाता है, इसमें होती हैं 8, और जो फेस होता है उसमें होती हैं 14। तो 14 और 8 टोटल कितना हुआ? 22। ये जो 8 कपाल की होती हैं ना, ये प्लेट नुमा होती हैं। आपने देखा है ये आपके सर पे जो कपाल है वो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये क्या करता है? हमारे मस्तिष्क की क्या करता है? रक्षा करता है। उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। और जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी होती हैं? 14। तो 14 8 22। देखिए क्या है, कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 22 दिख रहा है ऑप्शन में, शायद ऑप्शन में ही नहीं है। 8 है, 14 दिख रहा है। देखिए 8 है, 14 नहीं है। तो 8 का मतलब क्या हुआ? ये आपका जो कपाल होता है उनकी अस्थियों की बात कर रहा है।
बात समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है। अब देखिए, मनुष्य की जो पाचन नली होती है ये क्या करती है, भोजन को पचाने का काम करती है। तो यही पूछ रहा है कि कितनी लंबी होती है। अब देखिए, ये मनुष्य की पाचन नली होगी, ठीक है। अब देखिए, पाचन की क्रिया आपको पता है कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू हो जाती है, मुख गुहा से शुरू हो जाती है। अब जाकर कहाँ पे ख़त्म होती है, गुदा द्वार पे। तो अब इसके बीच में क्या क्या आता है, पहले आपको पता है कि भोजन को आप मुख से लेते हैं, फिर ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, फिर आमाशय से होते हुए ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में पहुंचते हुए मलाशय में पहुंच जाता है, और फिर गुदा द्वार के माध्यम से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो सवाल आपका यही पूछ रहा है कि जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है। तो पाचन नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक लगभग हो जाएगी 32 फीट। बात समझ आई आपको, कितना हो जाएगा, 32 फीट। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। अब ये तो सब लोग जानते होंगे कि मनुष्य जब बचपना में रहता है तो दूध के दांत भी होते हैं, है ना। अब दूध के दांत कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने होते हैं, 20, जिसमें 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। तो ये जो दूध के दांत होते हैं ये क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, है ना। ये एक बार टूटते हैं फिर दोबारा परमानेंट टीथ आते हैं उसकी जगह पे। तो वही पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये जो दूध के दांत होते हैं 20, यही 2 बार विकसित होते हैं। कितनी बार, 2 बार। थोड़ा दांत के बारे में भी देख लेते हैं। दांत आपको पता है काफ़ी ज़रूरी होता है, बिना दांत के तो फिर इंसान को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं। दांत मेनली 4 टाइप का होता है। पहला आपको पता है कृंतक, है ना। कृंतक मतलब काटने वाला काम करता होगा। दूसरा है रत्नरक, रत्नक मतलब फाड़ने वाला काम करता होगा, है ना। फिर होता है अग्रचर्वणक और दूसरा चर्वणक, ये आपके चबाने का काम करते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि दांत 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और जो 20 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं, है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अब देखिए, मानव के पैर की बात कर रहा है, ठीक है, तो कौन सी हड्डी नहीं है। अब देखिए, ये मानव का पैर होगा मान लीजिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि जो मानव का पैर होता है उसमें एक पैर में लगभग 26 हड्डियाँ होती हैं, इसी तरीके से दूसरे में भी 26 होती हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी होती हैं, 52 हड्डी पैर में होती है। कभी कभी 28 भी हो जाती हैं, तो वो हर जगह रेयर केस देखने को मिलता है। तो अब देखिए, टीबिया जो है ये क्या है, टांग की हड्डी है, मतलब ये भी पैर की है। फीमर आपको तो पता है ये जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और ये फिबुला जो है ये सबसे पतली हड्डी होती है पैर की, क्या होती है, पतली हड्डी। तो ह्यूमरस जो है यही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पैर की हड्डी नहीं है। तो ये क्या की हड्डी होती है, पैर की नहीं होती। तो ये होती है आपकी आर्म्स की, किसकी, ह्यूमरस जो होती है वो किसकी होती है, आर्म्स की, मतलब भुजाओं की। तो फीमर आपको पता है सबसे पैर की बड़ी हड्डी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है पूरे बॉडी में, आपको पता है, स्टेपीज। क्या होता है, स्टेपीज। ये कहाँ की हड्डी होती है, कान की। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो होती है जांघ की, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका सवाल जो था ये था कि कौन मानव के शरीर पैर की हड्डी नहीं है। तो ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नौकर किसकी होती है, आर्म्स की, किसकी, भुजा की। तो टीबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों क्या की हड्डी हैं, पैर की। पैर में टोटल कितनी हड्डी होती हैं, 52, राइट। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सोते समय जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, उसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, जब इंसान आराम करता है, सोता है मतलब आराम करता है, रेस्ट में रहता है ना। क्या करता है, रेस्ट करता है। जो जब आप रेस्ट में रहते हो तो सीधी सी बात है आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो होती नहीं है, आपका ना हाथ पैर चलता है ना कुछ चलता है, आप आराम से सोते रहते हो। तो स्वाभाविक सी बात है जब फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी नहीं आपकी बॉडी में तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो आराम से चलेगा, कांस्टेंट रेट से चलेगा। बात समझ रहे। बट जैसे ही एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी वैसे ही क्या हो जाएगा,
वो रैंडम मोशन होगा, राइट। तो जब कांस्टेंट होता है ब्लड का प्रेशर तो सीधी सी बात है पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो पहले जो ब्लड प्रेशर रहता है उससे क्या होता है, कम हो जाता है ना। क्योंकि आप क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, सोते रहते हैं, आराम से रिलैक्स रहते हैं, है ना। तो वही सवाल पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर आप सो रहे हो तो उसमें आपका जो रक्तदाब होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाता है। बात समझ में आई। अगला सवाल है, वृक्षों से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक रबड़ है उसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है। अब देखिए प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, आपने सुना भी होगा बचपन में कि प्राकृतिक रबड़ कहाँ से निकलते हैं, पेड़ों से निकलते हैं, है ना। ये तो प्राकृतिक रबड़ है। अब इस प्राकृतिक रबड़ को रासायनिक तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के बहुलक से जो इसका बहुलीकरण होता है आइसोप्रीन का बहुलीकरण जो करते हैं तो इसी से हम क्या बनाते हैं, रबड़। क्या बनाते हैं, रबड़। तो वही सवाल था आपका कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है। तो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, रबड़। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल अगला आपका क्या है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो छोटे जीव होते हैं उनके द्वारा जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे एल्कोहल उत्पादन करना है, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका काम क्या होता है। देखिए जो सूक्ष्म जीव होता है वो होता क्या है कि जितने भी क्रिटिकल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको तोड़ करके जैव रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल उत्पादन को क्या कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक से क्या बना रहे हैं आप, एल्कोहल। अब ये सूक्ष्म जीवों का यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, फर्मेंटेशन। किंट वन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, राइट। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल उत्पादन को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। सूक्ष्म जीव को आप यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट सवाल है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब प्राप्त किया जाता है। देखिए अच्छा सवाल है। सीमेंट होता क्या है, आपने तो खूब यूज़ किया होगा सीमेंट क्या होता है। अब देखिए सीमेंट होता क्या है, सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चर को बांधने का काम करता है ना। क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल। देखिए सीमेंट के पहले आपको पता है कि सीमेंट तो शुरू में लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी सीमेंट क्या होता है। उसमें लोग लाइम का यूज़ करते थे, राइट, लाइम का। तो अब देखिए लाइम क्या था, एक प्रकार का स्टोन था, पत्थर था, चूना एक पत्थर है ना, लाइम स्टोन। तो सीमेंट की तरह वो भी काम करता था, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। ये भी बाइंडिंग मटेरियल का काम करता था। तो सीमेंट को बनाने के लिए हम लाइम स्टोन का यूज़ करते हैं, चूना पत्थर का यूज़ करते हैं। तो चूना पत्थर आपके दोनों ऑप्शन में दिया है। उसके साथ साथ आप यूज़ करते हैं क्ले का, मृतिका का। किसका, मृतिका का। तो अब देखिए जो सीमेंट होती है उसको बनाने के लिए लाइम स्टोन और क्ले, इन दोनों को मिक्स करके आप सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसके अलावा भी कई ढेर सारे कंपाउंड होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, है ना, सीमेंट बनाने में। अब देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, सिलिका भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीज भी होता है। इन सभी कंपाउंड्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करके पीसते हैं, जो ग्राइंडिंग मशीन होती हैं, और उसके बाद ग्राइंडिंग करके फिर उसमें कुछ एडमिक्सचर वगैरह मिला करके हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। तो सवाल क्या था आपका कि सीमेंट के मिश्रण सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब प्राप्त किया जाता है। तो वो क्या है, चूना पत्थर और रेतिका। क्या है, चूना पत्थर और रेतिका, लाइम स्टोन एंड मार्बल, क्योंकि इसमें भी क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। देखिए सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज है। अब इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन।
तो क्या बनेगा? अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो कोई ना कोई एंजाइम यूज़ करेंगे, दैट इज इन्वर्टेड एंजाइम। अब किसी एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6। और दूसरा क्या बनता है? वो भी C6H12O6 बनता है, राइट। अब देखिए, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और ये होता है आपका फ्रक्टोज। इसको डी ग्लूकोज बोला जाता है और इसको डी फ्रक्टोज बोला जाता है, राइट। अब देखिए, सवाल क्या था आपका? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। तो देखिए, जब सुक्रोज का जल अपघटन करा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है? ग्लूकोज और डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला सवाल देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है? अभी हमने आपको ये बताया कि सीमेंट मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। और अब अगला सवाल आ गया कि अगर सीमेंट में आप क्या मिला रहे हो? जिप्सम। जिप्सम को मैंने आपको बताया क्या होता है? CaSO4.2H2O। देखिए, जो जिप्सम होता है ये सीमेंट में लगभग 4% मिलाया जाता है। कितना? 4%। इससे क्या होता है ना कि जो सीमेंट होता है वो तुरंत नहीं जमता, थोड़ा सा टाइम लेके जमता है। तो अगर सीमेंट में जिप्सम आप ज़्यादा मिला दे रहे हो तो जिसका सेटिंग टाइम है उसको क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। थोड़ा सा सेटिंग टाइम क्या करेगा? और आगे बढ़ा देगा। तो सीमेंट जो 2 घंटे में जमने वाली थी वो कितने में होगी? 3 घंटे या 4 घंटे में जमेगी। तो वही बोल रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने पर क्या मदद मिलती है? सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ाने में। सामर्थ्य में तो कोई योगदान ही नहीं होता जिप्सम का। शीघ्र जमने में, अगर आप जिप्सम मिला दोगे तो वो शीघ्र तो नहीं जमेगी ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, तो ये भी गलत है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, हाँ, कि जो सीमेंट जल्दी हमारी जमने वाली थी उसको क्या करेगा? रोकेगा, उसको थोड़ा सा क्या करेगा? डिले करेगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या है? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। और सीमेंट में जो जिप्सम होता है वो कितने होता है? 4% तक मिलाया जाता है नॉर्मल तरीके से, राइट। नेक्स्ट सवाल, फोटोक्रोमिक लेंस निम्न में से सबसे अधिक किस प्रकार फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, फोटोक्रोमिक लेंस होता क्या है? फोटोक्रोमिक लेंस होता क्या है कि जो आप ग्लासेस पहनते हो कि कमरे के अंदर तो सब सही दिखता है, बट जैसे ही आप धूप में जाते हो तो आपको रंगीन दिखने लगता है। तो वही जो होता है लेंस वो होता है फोटोक्रोमिक लेंस। तो वही बोल रहा है कि फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे अधिक किसका यूज़ करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम फेरेट और फेरिक्लोराइड। तो फोटोक्रोमिक लेंस में जब आपको सूर्य की किरणें जब उससे पड़ती हैं तो वो क्या होता है? रंगीन दिखाई देने लगता है। तो आप उसमें किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का, राइट। अब देखिए अगला सवाल, कहा कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल के बर्तन तो आप लोग अक्सर खरीदते होंगे। तो ये किसका होता है? जस्ता और तांबे का। किसका होता है? जस्ता और तांबे का, राइट। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है पीतल, राइट। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। जस्ता और तांबा मिलाने से इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है? जस्ते में तांबा मिला दिया तो ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा, मतलब वो काफ़ी दिनों तक काम करती है, ख़राब नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, तारत्व क्या होता है? अच्छा सवाल है। तारत्व को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच, PITCH। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, तारत्व जो होता है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, वो क्या होता है? तारत्व। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या होता है? आपको पता है? आवृत्ति, है ना। तो तारत्व किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। अब इसमें होता क्या है कि आयाम क्या होता है? फिक्स। ये क्या होता है? फिक्स। आयाम तो बदलता नहीं है। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अब आइए थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं कि आप देखते होंगे किसी की आवाज़ बहुत मोटी होती है, किसी की आवाज़ बहुत पतली होती है। वो क्यों होता है ऐसा? उसका सिर्फ यही वजह है ना, पिच, तारत्व।
अब आपको पता है कि तारतम्य किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जैसे आपको पता है कि मेल जो होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ा सा भारी होती है। क्या होती है? भारी होती है। जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ा सा क्या होती है? तेज या हल्की, जो भी होती है। तो अब देखिए मेल जो होता है, अब उसका क्या होगा? पिच, तारतम्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब तारतम्य कम हो जाएगा तो उनकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपना दिखेगा। बट जो फीमेल होती हैं उनका जो पिच होता है, तारतम्य, वो क्या होता है? अधिक। जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में क्या होती है? स्वीटनेस और प्यारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। राइट। अब सवाल क्या था आपका कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। बात समझ आई आपको? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड जो होता है वही क्या होता है? तारतम्य। नेक्स्ट सवाल, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ, देखिए शुष्क बर्फ क्या होता है? ड्राई आइस। क्या होता है? ड्राई आइस। तो बोल रहा है कि शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप होता है? तो देखिए शुष्क बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? तो देखिए जो ड्राई आइस होता है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता, ये सीधे किस में हो जाता है? गैसियस फॉर्म में चला जाता है। इसी वजह से जो शुष्क बर्फ होता है उसी को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल क्या है आपका? 100 वाट और 220 वोल्ट ये विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? अब देखिए आपको पता है P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, है ना। आई V बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो आई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? V बाई आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत? पावर कितना दिया आपको? देखिए 100 वाट दिया है और वोल्ट कितना है? 220। तो अब देखिए P की वैल्यू कितना दिया है? 100 वाट। V की वैल्यू कितनी दिया? 220 इंटू 220 स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? आवर्धन क्षमता क्या होता है? दर्पण की आवर्धन क्षमता। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आवर्धन क्षमता क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में कितने गुना बड़ी दिखाई देती है ना। तो ये होता है आवर्धन क्षमता। तो ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो आवर्धन क्षमता किसकी पूछ रहा है? दर्पण की। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? -V/U। अब देखिए थोड़ा सा आपको पता है कि दर्पण कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। शुरू में ही हमने आपको बताया कि दर्पण के एक सिरे पर क्या होती है? पालिश, और दूसरा होता है नॉन पालिश। राइट। तो अब देखिए इनको पहचानते कैसे हैं? अगर ये वाला पोर्शन दबा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल का मतलब क्या होता है? कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। और दूसरा अगर ये सिरा ऊपर वाला उठा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? उत्तल। क्या होता है? उत्तल। तो ये हुआ आपका अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण, है ना। तो सवाल क्या था आपका कि दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? -V/U। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु की दूरी। मतलब वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वो कितने टाइम्स बड़ा दिखेगा। राइट। ये होता है आपका आवर्धन। तो आज का इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम आपको शेष 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे और ये था आपका पार्ट 1 जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में आपके शेष 20 कंप्लीट कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना जो फीडबैक होगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और हम आशा करते हैं
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाएंगे। थैंक्स अ लॉट। और एक चीज़ और है जो आपको हम बताना चाहेंगे कि सिराज स्टडी पॉइंट आपके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, और आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।